गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एनडीटी की क्लास में। और हम पढ़ रहे हैं मेथड्स एंड मटेरियल ऑफ नर्सरी एजुकेशन का चैप्टर 3, जिसमें हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन के बारे में। और कल हमने बहुत सारी डेफिनेशन जो है वो शिक्षा के बारे में देखी थी। अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा हमें बहुत सारी परिभाषाओं के बारे में बताया गया था, जिससे हमें ये पता लगता है कि जब आप एजुकेशन यानी शिक्षा को परिभाषित करना चाहते हैं तो आप किस तरह से जो है कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, जिसमें हम जा रहे हैं शिक्षा के स्वरूप के बारे में। ठीक है, कि शिक्षा कैसी होती है, उसका नेचर कैसा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो शिक्षा के स्वरूप की जब हम बात करते हैं तो शिक्षा का जो स्वरूप है बहुत व्यापक है। कल भी हमने बात की थी कि शिक्षा का जब हम अर्थ पढ़ते हैं तो उस अर्थ में आपने दो अर्थों के बारे में पढ़ा था। एक होता है व्यापक, जिसका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा होता है संकुचित, जो बहुत ही सीमित अर्थ को दर्शाता है, जो किसी एक ही हमारे उद्देश्य की ओर दर्शाता है। और व्यापक अर्थ जो है वो समस्त शिक्षा को साथ लेकर चलता है, यानी शिक्षा के जितने भी रूप हैं उन सभी को ये अपने अंदर क्या करती है, सम्मिलित करती है। तो शिक्षा का जो स्वरूप है बहुत ज्यादा व्यापक है। व्यापक यानी हर एक चीज जो भी आप सीख रहे हैं वो शिक्षा का ही एक प्रकार है। ये मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और वैज्ञानिक तथा दार्शनिक आधारों पर विकसित होती है। ठीक है, कि आपको शिक्षा में क्या मिलेगा। शिक्षा जब भी बनाई जाती है तो ये किस पर आधारित होती है, ये आपके मनोविज्ञान यानी कि हमारा जो साइकोलॉजी है उस पर आधारित होती है। ठीक है, तो आपने देखा और अब तक जितने भी लेसन आपने पढ़े उसमें देखा है कि हर जगह पर हम साइकोलॉजी की डिस्कशन करते हैं। ठीक है, कि साइकोलॉजी विकास की अगर आप बात करते हैं, जो हमें ये बताती है कि किसी भी बच्चे को शिक्षित करने के लिए हमें किस प्रकार की विधि अपनानी चाहिए। ठीक है, उसका व्यवहार कैसा होता है, व्यवहार में परिवर्तन कैसे लाया जाता है, ये सब साइकोलॉजी पर आधारित बातें हैं। तो आप कहेंगे कि मनोविज्ञान का शिक्षा से एक बहुत ही ज्यादा संबंध जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। और मनोविज्ञान ये कहता है कि अगर आप मनुष्य को या किसी भी बच्चे को उसके नेचर के हिसाब से, उसकी प्रकृति के हिसाब से सिखाने की कोशिश करते हैं तो चीजों को ज्यादा बेहतर और आसानी से सीख लेता है और लंबे समय तक जो है वो बातें उसको याद रहती हैं। सामाजिक शिक्षा का हम बात करेंगे तो समाज यानी समाज के आधार पर भी शिक्षा की व्यवस्था आपके लिए की जाती है। और समाज उन चीजों की आपके लिए व्यवस्था करता है जो आपकी आवश्यकता को आने वाले समय में और वर्तमान में दोनों समय में शिक्षा जो है आधार बनकर उनको पूरा करने में आपकी सहायता करती है। वैज्ञानिक चीज की हम बात इसलिए करते हैं क्योंकि समाज, क्योंकि आप समाज का हिस्सा हैं। ठीक है, जब हम वैज्ञानिक स्तर की बात करते हैं तो शिक्षा का कोई जो भी आधार है वो कभी भी असत्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी भी कल्पनाओं पर आधारित नहीं होना चाहिए कि आप कल्पनाओं में ही पढ़ रहे हैं, सिर्फ इमेजिन ही कर रहे हैं कि ऐसा होता है। तथ्यों पर आधारित, ठीक है, कारणों से जो है उसको हम क्या कर सकें, उसको प्रयोग कर सकें, उसका उपयोग कर सके, या फिर आप कहेंगे कि हम क्या कर सकें, उसका निरीक्षण कर सकें। ऐसे शिक्षा की व्यवस्था जो है होनी चाहिए। तो वैज्ञानिक आधार जो है शिक्षा का, वो भी हम क्या करते हैं, शिक्षा में शामिल करते हैं कि जो भी मेथड आप पढ़ रहे हैं वो केवल मनोविज्ञान के आधार पर ही आपको पढ़ाने के लिए उचित नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक स्तर पर भी वो उन तरीकों से अगर आपको पढ़ाया जाता है तो ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छे आपके लिए साबित होते हैं। तो शिक्षा समाज की उन्नति और विकास के लिए क्या करती है, कार्य करती है। युगीन दार्शनिक परंपराएं, युगीन का मतलब होता है जो पहले के युग से चली आ रही जितनी भी दार्शनिक परंपराएं हैं शिक्षा की, वो पर्याप्त क्या है, प्रभाव डालती हैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर, उसके सीखने की स्थिति के ऊपर, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पास जो है इस आधार पर भी शिक्षा के हम नेचर को निर्धारित कर सकते हैं कि शिक्षा के क्या हो सकते हैं, विभिन्न रूप हो सकते हैं। शिक्षा कई प्रकार की हो सकती है। ठीक है, तो उन प्रकारों को ही हम क्या कहते हैं, कि जब आप कह रहे हैं कि शिक्षा के बहुत सारे क्या हो सकते हैं, प्रकार। ठीक है, प्रकार का मतलब क्या है कि हम इसे कई तरीके से क्या कर सकते हैं,
विभाजित कर सकते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसका रूप कहते हैं, स्वरूप कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं नेचर कह सकते हैं हम। ठीक है, कि शिक्षा केवल एक ही प्रकार की नहीं होती, वो बहुत प्रकार की होती है। तो जैसे स्कूलों में आप कुछ जो भी पढ़ रहे हैं उसे हम स्कूली शिक्षा का रूप कहते हैं। जो आप अपने समाज में अपने सोशल एक्टिविटी के माध्यम से या समाज की गतिविधियों से जो कुछ भी सीखते हैं वो सामाजिक शिक्षा का, व्यवहारिक शिक्षा का रूप होता है। अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से जो भी आप सीख रहे हैं वो आपकी नैतिक मूल्यों के लिए, आपकी संस्कृति से आपको जोड़ने के लिए उन बातों की शिक्षा आपको देती है। तो ऐसे इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा के हमारे पास बहुत सारे रूप होते हैं, और इन्हीं रूपों में सबसे पहला जो प्रकार हमें दिया हुआ है, ठीक है, कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा। प्रत्यक्ष शिक्षा जिसको आप कहते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्ट, मतलब जो सीधे आपको क्या करती है, प्रभावित करती है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट, जो आप पर प्रभाव तो डाल रही है लेकिन सीधे नहीं, किसी दूसरे तरीके से। तो हम उसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा का रूप कहते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई व्यक्ति इसके आप डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो उसका जो भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा वो आप कह सकते हैं कि सीधा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन जब कोई व्यक्ति रोज आपसे नहीं मिलता है, रोज आपसे बात नहीं करता है, या रोज आपसे आपको सिखाने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्टली, कि कभी कभी जो है वो व्यक्ति अपनी बातों से, अपने विचारों से क्या करता है, आपको प्रभावित कर पाता है। तो उसी को हम अप्रत्यक्ष रूप कहते हैं शिक्षा का। तो प्रत्यक्ष शिक्षा में अध्यापक और छात्र दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के निकट होते हैं, आमने सामने होते हैं। प्रश्नोत्तर मतलब जब भी आप क्या करेंगे, अपने शिक्षक से प्रश्न करेंगे, आप आसानी से उसका उत्तर तुरंत जो है वो क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। आपकी कोई भी समस्या है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप डायरेक्ट जो आपके अध्यापक हैं उनसे पूछ सकते हैं, उस वो आपकी समस्या का तुरंत समाधान करते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष प्रभाव, कि अध्यापक रोज आपकी कक्षा में आते हैं, डेली आपको पढ़ाते हैं, उनके विचारों से आप रोज प्रभावित होते हैं, उनकी बातें आपको रोज सीखने को मिलती हैं, उनके अनुभव से आपको कुछ नया जो है हमेशा सीखने को मिलता है। तो एक सीधा प्रभाव है। ठीक है, और लंबे समय तक वो प्रभाव आप पर बना रहता है, कि एक क्लास में कम से कम 1 वर्ष तो आप रहते ही हैं, क्योंकि वो हमारी एक समय अवधि है विद्यालय में एक कक्षा को पूरी करने के लिए। और उस 1 साल में जिस भी अध्यापक के जिन जिन व्यक्तियों के आप संपर्क में रहते हैं, जो रोज आपसे क्या करते हैं, आपको सिखाने का, आपको बताने का प्रयास करते हैं, उनका प्रभाव आप पर रोज पड़ता है। तो छात्र पर शिक्षक के व्यक्तित्व का भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, कि जैसी बातें वो कर रहा है, जैसा व्यवहार वो करेगा, उसका इम्पैक्ट भी विद्यार्थी पर देखने को मिलता है। शिष्य और शिक्षक को आदर्श मानक उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जो शिष्य मतलब आप जो स्टूडेंट हैं वो शिक्षक को क्या मानते हैं, एक आदर्श मानते हैं, कि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण विद्यमान होते हैं जो सामान्य व्यक्ति में नहीं पाए जाते। तो उन गुणों को वो क्या करता है, अपनाने की कोशिश करता है। आपने देखा है कि बच्चे जो है अपने जो अध्यापक होते हैं उनका अनुसरण करते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो उनकी बातों से, उनके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित होते हैं कि वो व्यक्ति को अपने मन में क्या करना चाहते हैं, वैसी छवि बना लेते हैं कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। ठीक है, ऐसा ही व्यक्तित्व मेरा होना चाहिए। एवं इस तरह नियमित शिक्षा आप क्या करते हैं, प्राप्त करने की। आप रोज अध्यापक के साथ कक्षा में बैठकर जो कुछ भी सीखते हैं डेली बेसिस पर, उसका एक लंबा प्रभाव आप पर पड़ता है। शिक्षक भी छात्र को स्तर, रुचि, अनुभव के आधार पर शिक्षा प्रदान करता है। यानी आपके जो अध्यापक होते हैं वो भी क्या करते हैं, आपके लिए आपकी रुचि के आधार पर, आपके अनुभवों के आधार पर, आपके मानसिक स्तर पर के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। साथ ही साथ वो अपनी रुचि का भी ध्यान रखते हैं। ठीक है, कि किस विषय से वो संबंधित हैं, किस विषय को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे आपकी रुचि उसमें उत्पन्न की जा सकती है, उन चीजों का आधार बनाकर वो क्या करते हैं, आपको शिक्षा देते हैं। तो शिक्षा प्रत्यक्ष शिक्षा का प्रबंध जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, धार्मिक स्थलों पर, संप्रदायों में, संप्रदायों का मतलब धर्म के आधार पर। ठीक है, और समितियों के द्वारा निश्चित स्थान पर या निश्चित समय पर जो है दी जाती है।
तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा में आपको ये बात याद रखनी है कि जब आप डायरेक्ट एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कहाँ पर प्राप्त हो रही है आपको? स्कूल में। इसका आधार क्या है? स्कूल है, ठीक है। और कैसे? जैसे कि आपके शिक्षक का, ठीक है, क्या पड़ता है आपके ऊपर? एक लॉन्ग इम्पैक्ट, एक लंबा प्रभाव आप पर उसके व्यक्तित्व का पड़ता है, और उसी को हम कहते हैं डायरेक्ट शिक्षा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपके पास? स्कूलों में कोई भी धार्मिक संस्था है, जैसे कोई ट्रस्ट हो सकता है जिसके द्वारा कोई विद्यालय खोला गया हो, या कोई धर्म के आधार पर कोई संस्था है या ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसने कोई विद्यालय खोला है तो उनके आधार पर भी आप सीधे उनके संपर्क में रहते हैं। तो अगर वो अपने धर्म के आधार पर आपको शिक्षा दे रहे हैं तो उसका प्रभाव भी आपको बच्चे पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका क्या होता है? निश्चित समय होता है, ये फिक्स होती है कि आपके पास विद्यालय का जो टाइम है वो फिक्स है, और आप रोज क्या है उसी समय पर, सेम टाइम पर क्या करते हैं? उस व्यक्ति के या अपने अध्यापक के संपर्क में आते हैं जिसका व्यक्तित्व का प्रभाव आप पर रोज पड़ता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं कि कैसी होती है? ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष शिक्षा का रूप कहलाती है। दूसरा हम कहते हैं कि अप्रत्यक्ष शिक्षा। अप्रत्यक्ष शिक्षा ऐसे कैसे कहेंगे? अप्रत्यक्ष शिक्षा ये भी विद्यालय के माध्यम से ही आपको मिलती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे आपके विद्यालय में केवल एक ही अध्यापक नहीं होता, बहुत सारे अध्यापक हैं, आपके प्रधानाचार्य हो सकते हैं, या फिर विद्यालय में आपने देखा है कि तरह तरह के कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। कभी कोई व्यक्ति आ रहा है, कभी कोई व्यक्ति आ रहा है, वो आपको अच्छी अच्छी अलग अलग बातें बता कर जाता है। तो किसी व्यक्ति के विचारों से जब आप इतना प्रभावित होते हैं तो उसका जो प्रभाव पड़ता है आप पर वो कैसा है? अप्रत्यक्ष। कि कभी कभी उसने अपने विचारों से आपको अवगत कराया तो आपका आप उससे क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, उसका प्रभाव आप पर पड़ा, आपको उसकी बातें अच्छी लग रही हैं, आपको लग रहा है कि हाँ व्यक्ति जो है कुछ अच्छा बता रहा है, वास्तविक बता रहा है, ऐसा सच में होता ही है, ठीक है। आसपास चीजों से आप ऑब्जर्व करते होंगे, तो उसे हम अप्रत्यक्ष शिक्षा का रूप कहते हैं कि ये भी आपको विद्यालय से ही प्राप्त होती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में प्राप्त होती है। रोज आपके लिए कोई ऐसा लेक्चर नहीं प्रिपेयर किया जाता जिसमें आपको रोज कुछ नया सुनने को मिले। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति, महान व्यक्ति आ गए, जैसे कोई साइंटिस्ट, वैज्ञानिक आ सकता है, या कोई प्रोफेसर आए आपसे मिलने, या फिर आपको किसी सेमिनार में लेकर जाए, वहां पर आप किसी व्यक्ति से एग्जीबिशन में आप मिले हो। तो इस प्रकार से जब भी आप किसी शिक्षा के साधन के माध्यम से क्या है, ऐसे व्यक्तियों के प्रभाव में आ रहे हैं जिनका व्यक्तित्व आपको प्रभावित कर रहा है, उसे हम अप्रत्यक्ष शिक्षा का रूप कहते हैं। तो इस प्रकार की जो शिक्षा है वो व्यवहारिकता, इसमें व्यवहार ज्यादा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब इसमें कोई ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती, क्योंकि शिक्षक जब क्लास में आ रहा है तो उसे पता है कि मुझे एक टॉपिक पढ़ाना है, उस आधार पर वो कुछ चीजों को प्रिपेयर करके आता है, ठीक है। लेकिन व्यवहारिकता की बात होती है कि जैसे कुछ चीजें वो आपको जर्नली, जैसे आप मान लीजिए किसी एग्जीबिशन में गए, ठीक है, किसी प्रदर्शनी में आप गए, वहां पर कोई अच्छा अध्यापक, कोई टीचर आपको मिल गया, उसने आपको कुछ अच्छी बातें बता दी, तो वो क्या है? एक तरह का अप्रत्यक्ष रूप है, और व्यवहार के आधार पर, ठीक है, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज उसमें नहीं होती है। एवं बालक पर अध्यापक के व्यक्तित्व का अप्रत्यक्ष रूप से क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। वो व्यक्ति आपको क्या करता है? प्रभावित करता है, और एक छवि आपके मन में उसकी बन जाती है कि हाँ वो शिक्षक मिले थे, वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें आपको बताई। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रभाव पड़ना। तो हो सकता है कि आप उसके जैसे व्यक्ति बनने की इच्छा अपने मन में रख लें कि मैं भी बड़ा होकर ऐसा प्रोफेसर, ऐसा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, या ऐसा आईएएस अधिकारी बनना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं अध्यापक ही हो, ठीक है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जब आपको कुछ बताने आता है, कुछ आपको समझाने आता है, या कोई नई चीज आपको सिखाने आया है, तो उसके व्यक्तित्व से जब आप प्रभावित होते हैं तो उसे हम अप्रत्यक्ष शिक्षा का रूप कहते हैं। तो इस तरह अध्यापक का जो बोलने का तरीका है, उसके जो अपने आप को ड्रेसअप करने की जो सेंस होती है, ठीक है, समय आने पर आदत, निरंतर अध्ययन करने की जो है आपकी एक हैबिट बन जाती है, लगातार पढ़ने की, लगातार सीखने की एक हैबिट बन जाती है। और इससे क्या है, विद्यालय में आपको सत्य, निष्पक्ष व्यवहार, और कमजोर विद्यार्थियों में भी क्या है, एक अंतर करने का आपको मिल जाता है कि आपको दूर से ही पता लगता है कि कौन
व्यक्ति जो है अच्छा रहेगा, कौन व्यक्ति जो है थोड़ा वीक है इस चीज में, तो इस चीज का भी अध्यापक को क्या होता है, एक अनुमान हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज भी क्या करती है, बच्चों को प्रभावित करती है कि अध्यापक को जब पहले ही पता है कि बच्चे का स्तर थोड़ा कम है, तो वो उसी तरीके से आपके साथ क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा, उसी तरीके से संचार का जो तरीका है वो अपनाएगा, ताकि बेहतर तरीके से वो आपको अपनी बातों के साथ क्या कर सके, जोड़ सके, आपको सिखाने का प्रयास कर सके। तो हम कहेंगे कि जो व्यक्तित्व है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का उसका प्रभाव जब आप पर अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है तो वो अप्रत्यक्ष शिक्षा कहलाती है। ठीक है, अप्रत्यक्ष शिक्षा की रोज वो आपको बताने सिखाने नहीं आते, लेकिन कभी कभी, ठीक है, तो ऐसा होता है कि मॉर्निंग असेंबली, सुबह की जब प्रार्थना होती है, तब किसी अध्यापक ने आपको कोई बात बताई, कोई स्टोरी सुना दी, तो उनकी बात के विचारों से, या फिर आपको दूर से ही देखकर लगता है कि किसी अध्यापक का जो ड्रेसिंग सेंस है बहुत अच्छा है, इस तरह की चीजें क्या करती हैं, बच्चों को काफी आकर्षित करती हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या बनता है, कोई ना कोई आप कहेंगे कि आपने क्या बना ली, अपने मन में एक इमेज, कल्पना बना ली कि मुझे भी ऐसे ही अध्यापक की तरह ऐसा ही अध्यापक जो है बनना है, वो बहुत अच्छे लगते हैं आपको। तो इसको हम इनडायरेक्ट क्या करते हैं, इनडायरेक्ट शिक्षा का एक रूप कहते हैं। ठीक है, फिर प्रति उदार और प्रगति, किसी भी व्यक्ति के प्रति उदार और प्रगति के विभिन्न उपायों को अपनाना। ठीक है, कि जैसे अध्यापक है या कोई व्यक्ति है वो आपके प्रति उदार है, मतलब प्रेम भाव से आपसे बातें करता है, या आपको गाइडेंस देता है, आपकी प्रगति के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग आपके आसपास होंगे जो आपसे वैसे कांटेक्ट में नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी जब आपको मिलते हैं तो आपको आपके कैरियर के बारे में गाइडलाइंस दे दी कि आपको ये करना चाहिए, इस फील्ड में ज्यादा वो है। तो ऐसी जो आपके हित के लिए सोचते हैं, जो आपको लगता है ना कि बहुत सारे लोग आपके आसपास है, लेकिन एक ही व्यक्ति है जो आपको वो बातें बताता है जो बाकी कोई नहीं बताता, जो आपको आपके करियर के लिए गाइड कर रहा हो, जो आपको अच्छे बुरे में फर्क बता रहा है, तो उसके प्रति भी आपके मन में क्या होती है, एक आकर्षण की भावना होती है, तो जो बालक को अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, प्रभावित कर रही है। ठीक है, वह समझता है कि अध्यापक का भी सम्मान वह समझता है कि अध्यापक का भी जो है सम्मान करते हैं सभी व्यक्ति, उसकी बात मानते हैं। ठीक है, मतलब बच्चे के मन में ऐसे विचार आते हैं कि अध्यापक का पद एक ऐसा पद है जहां पर व्यक्ति को बहुत ज्यादा सम्मान, प्रतिष्ठा, ठीक है, हर व्यक्ति उनका आदर करते हैं, उनके प्रति सम्मान की भावना रखते हैं, तो एक अच्छा पद आप कह सकते हैं कि माना जाता है समाज में व्यक्ति का। ठीक है, कि बाकी प्रोफेशन बहुत सारे होंगे, लेकिन अध्यापक का प्रोफेशन एक अपने अर्थों में अलग ही होता है, उसका व्यक्तित्व के का एक अलग ही जो इम्पैक्ट है बच्चे पर पड़ता है। ठीक है, आदर सम्मान प्रेम जो है लोग उसके प्रति जो व्यक्त करते हैं, उसके गुणों को अपनाने की वो क्या करता है, कोशिश करता है कि जब लोग इतना ज्यादा टीचर को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो उनकी तरह बनने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, हम अपने अंदर वैसी आदतों का निर्माण करना चाहते हैं जो हमारे लिए क्या है, अच्छी है, जो हमें किसी और से यानी अपने अध्यापक से सीखने को मिल रही है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें जो इसमें आपको बताई गई हैं, ठीक है, उसमें आप ये गए अंतर कर सकते हैं कि हम किसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा का रूप कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अंतर करना है, एक छोटा सा अंतर हम इसमें देखेंगे, ताकि आपको दोनों ही चीजें आसानी से जो है वो क्लियर हो जाएंगी, कंफ्यूजन नहीं रहेगा किसी भी चीज में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, एक तरफ रखेंगे प्रत्यक्ष शिक्षा। यह है प्रत्यक्ष शिक्षा, जिसे आप कह सकते हैं डायरेक्ट प्रभाव जो पड़ता है, इसे हम कहेंगे अप्रत्यक्ष शिक्षा। तो दोनों में अगर आपको अंतर करना है कि क्या अंतर देखने को मिलता है, ठीक है, तो प्रत्यक्ष शिक्षा कैसी होती है, इसमें ये शिक्षक
केंद्रित होती है, मतलब शिक्षक पर आधारित है। अध्यापक जो भी आपको बताता है उसका प्रभाव आप पर पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये किस पर आधारित होती है, ये छात्र पर आधारित होती है, ठीक है। कि किसी भी अध्यापक का प्रभाव अगर आपको दूर से ही प्रभावित कर रहा है, ठीक है, वो आपसे रोज नहीं मिलते, रोज बात नहीं होती आपकी, लेकिन फिर भी वो उस अध्यापक को देखकर आप अगर उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो ये आपका अपना क्या है, आकर्षण है कि आप जो है उनके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो शिक्षक है, शिक्षक से सीधे छात्रों तक क्या होता है, उनका रोज संबंध यानी कि कांटेक्ट में रहते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि छात्र द्वारा यानी बच्चे के द्वारा स्वयं अपने आप निर्मित और पर्याप्त किया ज्ञान का प्रवाह है, ठीक है। और यहाँ पर ज्ञान जो है वो कैसा होता है, ज्ञान का प्रवाह वो डेली होता है कि डेली आप क्या है अपने अध्यापक से कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वो जो मेथड इस्तेमाल कर रहा है, जैसे वो व्याख्यान विधि का इस्तेमाल कर रहा है या फिर आपके सामने प्रत्यक्ष चीजों को रख रहा है, सीधे तौर पर आपको क्या दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है, निर्देशन दे रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान की वो आपके लिए विधि इस्तेमाल करता है कि कैसी कैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं, आपके लिए प्रयोग विधि का इस्तेमाल करता है। मतलब ऐसी चीजों के द्वारा वो आपसे क्या करेगा, किसी भी विषय के बारे में आपको समझाने का प्रयास करेगा, ठीक है। फिर हम कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर शिक्षक होते हैं वो आपको तथ्यों के आधार पर, ठीक है, कारणों के आधार पर तथ्यों और जो हमारे पास प्रक्रियाएं होती हैं या फिर आप कह सकते हैं जो गतिविधियां होती हैं, ठीक है, उनको सिखाने के लिए ये इस विधि का इस्तेमाल करते हैं, जैसे व्याख्यान विधि है या फिर प्रत्यक्ष निर्देशन है। यहाँ पर हम कैसी आलोचनात्मक, जिसमें हम किसकी क्या कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। तो हम बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि ऐसा भी होता है, ठीक है, वैसा भी होता है, लेकिन उसके आधार पर आपको वैसा नहीं बनना है, आपको अपने लिए खुद से अपनी लक्ष्य को चुनाव करना है। तो इस तरह की चीजें जो है वो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, तो समस्या समाधान के लिए, ठीक है। जब प्रत्यक्ष शिक्षा की आप बात करते हैं तो इसमें आप कहेंगे कि ऐसे विषय में कि प्रत्यक्ष शिक्षा में आपको किसी घटना के बारे में, इतिहास के बारे में अध्यापक जब बता रहा है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर सीधे तरह से पड़ता है, ठीक है, सीधा प्रभाव आप पर पड़ता है। लेकिन ऐसे अप्रत्यक्ष शिक्षा में आप ये देखेंगे कि क्या होता है कि छात्रों पर किसी भी समस्या को हल करने में सामूहिक, समूह में प्रभाव देखने को मिलता है कि आपके केवल आपके अकेले के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो इतने भी लोग वहां पर हैं हो सकता है वो सभी उसकी बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो है चीजें आपको इसमें देखने को मिलती है कि दोनों माध्यम दोनों स्कूल में ही प्राप्त होते हैं, लेकिन इसका अलग अलग प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा जो रूप है हमारे पास शिक्षा का, जिसे हम कहते हैं नियमित और अनियमित शिक्षा, ठीक है। तो नियमित शिक्षा जो आप रोज ग्रहण करते हैं, अनियमित शिक्षा जो आप कभी कभी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो रेगुलर और इरेगुलर एजुकेशन आप इसे कह सकते हैं। नियमित शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं, क्योंकि रोज जो आप प्राप्त करते हैं वो क्या होता है, औपचारिक शिक्षा का एक रूप होता है। तो यह शिक्षा किसी निर्धारित समय, नियम और समय को समझकर आरंभ की जाती है, ठीक है। इसके बारे में बालक को पहले ही शिक्षा की योजना के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है कि बालक को क्या शिक्षा दी जानी चाहिए। इस शिक्षा में पहले ही योजनाएं बना ली जाती हैं, शिक्षा के उद्देश्य पहले ही निर्धारित कर लिए जाते हैं, उद्देश्यों के अनुकूलन शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इस तरह पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए शिक्षक व शिक्षण स्थल की आवश्यकता होती है, और एवं शिक्षा के लिए शिक्षण विधियों का हम पहले ही क्या कर लेते हैं, निर्धारण कर लेते हैं, पहले से ही क्या कर लेते हैं,
हम विचार कर लेते हैं कि हमें किस प्रकार के सामग्री का इस्तेमाल करना है। तो नियमित शिक्षा, जिसे हम क्या कहते हैं, औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। ठीक है, औपचारिक शिक्षा। तो जब इसके लिए क्या है हमारे पास, किसी भी इसके लिए हम शिक्षा के लिए क्या करते हैं, निर्धारित समय पर फिक्स जो है हमारे लिए क्या होता है, एक जगह होती है, फिक्स टाइम होता है, और हम इसे अपनी समझ से आरंभ करते हैं। तो आप कहेंगे कि औपचारिक शिक्षा की जब भी बात हो रही है तो ये किसकी बात करता है, स्कूल एजुकेशन की। ठीक है, कि आपको विद्यालय में शिक्षित करने की बात हो रही है, क्योंकि आपने देखा विद्यालय में क्या है, आपके लिए टाइम फिक्स है। ठीक है, जगह फिक्स है, प्लेस आपका एक ही स्थान पर विद्यालय है, वहीं आप रोज जाते हैं। ठीक है, आपके लिए क्या है, पाठ्यक्रम फिक्स होता है कि किस वर्ष के में किस बच्चे को किस प्रकार की चीजें जो है वो सिखाई जानी चाहिए। पहले ही हम क्या कर लेते हैं, एजुकेशन के एम यानी ऑब्जेक्टिव्स जो है वो निर्धारित कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। हम पहले ही कैसी शिक्षा देंगे इसकी क्या बना लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, योजना भी हम क्या कर लेते हैं, पहले ही बना लेते हैं, उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं। करिकुलम के आधार पर, बच्चों की रुचि के आधार पर पहले ही हम क्या कर लेते हैं, उनके लिए मेथड टीचिंग, किस विधि से हम पढ़ाएंगे वो निर्धारित कर लेते हैं। मटेरियल पहले से ही फिक्स कर लेते हैं कि किस विषय को किस तरह से, किस मटेरियल के द्वारा पढ़ाया जाएगा या सिखाया जाएगा। तो सब कुछ पहले से ही हमने क्या कर लिया, तय कर लिया। तो आप कह सकते हैं ये कैसा है, पहले से ही प्री प्लानिंग जब हम कर लेते हैं, पहले से ही योजनाएं हमने बना ली। ठीक है, पहले से ही हम क्या कर रहे हैं, बच्चों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, उनको क्या दे रहे हैं, संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, संसाधन कैसे, आपकी शिक्षा के लिए जो आपकी पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, और साथ ही साथ कैसे आपके शिक्षक से संबंधित, यानी हर विषय का एक अच्छा शिक्षक भी आपको जो है वो दिया जाता है। ठीक है, मतलब उपलब्ध कराया जाता है, जो आपको हर विषय की जो है जानकारी अच्छे से सिखाता है, बताता है, उसे हम नियमित शिक्षा का एक रूप कहते हैं। फिर हम बात करते हैं अनियमित शिक्षा की। ठीक है, अनियमित शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो अनियमित शिक्षा क्या होती है, जो अनौपचारिक शिक्षा का एक रूप होगी। इसे आप अनौपचारिक शिक्षा का एक रूप कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी हमने पहले से योजना, कोई भी प्लानिंग इसमें पहले से नहीं होती। ठीक है, प्लानिंग नहीं होती इसमें। ये एक ऐसा रूप है शिक्षा का जिसमें आपको कुछ भी सीखने को मिलता है वो आप पहले से निर्धारित नहीं कर सकते। कोई जगह फिक्स नहीं होती। ठीक है, कोई समय फिक्स नहीं होता। जरूरी नहीं कि आप हमेशा ये सोचें कि अब मैं कुछ जा रहा हूँ तो कहीं कुछ सीख के ही आऊंगा। तो इसको हम कहेंगे कि ये कैसी होती है, ये अनौपचारिक शिक्षा का एक रूप होती है। नियमित शिक्षा आपको सिर्फ विद्यालयों में, विद्यालय के सीमा में रहकर दी जाती है, मतलब स्कूलों में प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे चर्च, चर्च यानी जैसे जो चर्च होते हैं या फिर जो मदरसे होते हैं, उनके द्वारा भी बहुत सारे विद्यालय खोले जाते हैं। ठीक है, तो उनको भी हम क्या कहते हैं कि ये कैसा है, औपचारिक शिक्षा का ही एक रूप है। ठीक है, पुस्तकालय, लाइब्रेरी आपने देखी है, वहां पर भी औपचारिक शिक्षा को ही हम क्या कहते हैं, ये एक नियमित शिक्षा का रूप है। चित्र के माध्यम से जो भी आपको सिखाया जाता है। तो इनके द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की शिक्षा कैसी होती है,
वो नियमित शिक्षा का रूप कहलाती है। तो इस प्रकार सभी संस्था का निर्माण समाज में होता है और दर्शनों के साथ साथ शिक्षा के स्वरूप में भी हमें क्या देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, नियमित शिक्षा का एक रूप है। नियमित स्तर पर आपको जो है सिखाने की कोशिश की जाती है। अनियमित शिक्षा में हम कहेंगे कि अनियमित शिक्षा का जो रूप है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन है। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा जिसे आप कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, डिस्टेंस एजुकेशन से आप 10वीं कर रहे हैं, 12वीं कर रहे हैं, या फिर ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं, तो ये जो शिक्षा का रूप है वो कैसा कहलाता है, अनियमित कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, आपको डेली विद्यालय नहीं जाना होता है। ठीक है, डेली आपके लिए कोई भी स्कूल नहीं होता है, डेली आपके कोई भी एक्टिविटीज नहीं होती हैं। तो वहां पर आप कभी कभी जाते हैं, या फिर आप कहेंगे कि मोस्टली ये देखा जाता है कि हॉलीडे पर क्या की जाती है, क्लास अरेंज की जाती है। ठीक है, और वो क्लास भी आप अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इतना उसका कुछ फिक्स नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसी शिक्षा को वही लोग अपनाते हैं जिनके पास व्यक्तिगत रूप से समय नहीं है, या फिर वो अपनी आर्थिक चीजों से थोड़े से परेशान हैं, तो वो अपनी शिक्षा को रोकना नहीं चाहते, तब वो इस प्रकार की शिक्षा का एक रूप को अपना लेते हैं। तो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में आपने देखा है कि छात्र जो है वो कहीं से भी क्या कर सकता है, आजकल तो आपके पास जो है वो साधन उपलब्ध है कि आप कहीं भी बैठकर जो है शिक्षा ले सकते हैं। ठीक है, कहीं भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, एक तरह का शिक्षा का साधन है जिसमें आपको व्यक्तिगत रूप से, मतलब हम कहेंगे कि इसमें आपको फिजिकली जो है वो प्रेजेंट नहीं रहना होता, मतलब जब आपका मन करे तब आप उस चीज को पढ़ सकते हैं। फिर अनियमित शिक्षा को ही हम क्या कहते हैं कि ये शिक्षा कहाँ मिलती है, आपको आपके परिवार से सीखने को मिलती है। ठीक है, अनियमित शिक्षा का ही रूप हम कहेंगे कि ये हमको समाज में सीखने को मिलती है, मित्रों से सीखने को मिलती है, आप किसी स्थान पर जाते हैं वहां पर सीखने को मिलती है। तो वो कैसी है, अनियमित शिक्षा है। तो जैसे किसी व्यक्ति से आप मिलने गए, ठीक है, उस व्यक्ति ने आपको कुछ बातें बताई, तो उससे जो भी व्यवहारिक व्यवहारिक ज्ञान जो आपने प्राप्त किया, वो क्या है, वो एक अनियमित शिक्षा का रूप कहलाता है। अनियमित शिक्षा मतलब आप सोच के नहीं गए थे कि मैं जा रहा हूँ तो इस चीज को सीख कर आऊंगा। जैसे आप विद्यालय जाते हैं तो आपको पता है कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, और किसी भी प्रकार की एजुकेशन में जो भी संस्था है जहाँ पर कोई भी चीज पहले से ही फिक्स है, हम कहेंगे कि वो कैसा है, एक औपचारिक माध्यम है। ठीक है, नियमित शिक्षा है, भले ही डेली आप नहीं जाते, लेकिन उनका पहले से ही क्या है, अपना एक क्राइटेरिया फिक्स है कि हाँ बच्चे को ये तो हमें सिखाना है, ऐसी एजुकेशन हमें देनी है। लेकिन अनियमित शिक्षा में कोई भी चीज फिक्स नहीं होती है। तो जैसे आप दोस्त से मिलने गए, ठीक है, वो कुछ भी कर रहा है, आपने पूछ लिया कि वो क्या कर रहा है, तो उसने आपको कुछ सिखाया। ठीक है, या जो वो कर रहा था वो उसने सिखा दिया, तो ये एक अनियमित शिक्षा का रूप कहलाता है। तो जब आप किसी स्थान पर, मान लीजिए आप घूमने गए हैं, ठीक है, वहां पर बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे कि ऐसे स्थल होते हैं, ऐसी जगह होती हैं जहां पर जो है वहां से क्या घटना वहां हुई थी, किस लिए उसे बनाया गया था, उससे संबंधित जानकारी वहां पर लिखी होती है। अब वो जानकारी को आप पढ़कर उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर भी सकते हैं, या फिर आप उसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उस स्थान से आपको जो भी सीखने को मिला, जो भी आपने वहां पर ज्ञान प्राप्त किया, वो कैसा है, एक अनियमित शिक्षा का साधन है। ऐसा नहीं कि आप रोज वहां जाएंगे, रोज उसको पढ़ेंगे, रोज उससे कुछ सीखेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे आप कहीं घूमने गए, वहां पर किसी व्यक्ति ने, किसी गाइड ने, या फिर किसी जगह के बारे में आपने कोई स्टोरी लोगों से सुनी या पढ़ी, वहां पर लिखी हुई हो कोई। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो है, जैसे कोई भी इमारत बनाई जाती है तो वो कब बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई, ऐसी जानकारी आपको वहां पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो उससे संबंधित जैसी भी जानकारी आप मिल रही है, ये क्या है, आपके लिए ज्ञान का ही साधन है, कुछ ना कुछ आपने सीखा उससे। ठीक है, आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको जो भी प्रोसेस होता है, जो भी गतिविधि आपने देखी कि पहले आपको टिकट लेना होता है, किस तरह से आपको सारी चीजें करनी होती है, तो ये भी कहते हैं एक तरह का व्यवहारिक ज्ञान है। तो जो भी कुछ आप सीख रहे हैं वो आपके हमेशा जीवन में
कहीं ना कहीं पर क्या आएगा, काम आएगा। तो ये भी क्या है, एक तरह की शिक्षा का रूप है। मान लीजिए आप कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, या फिर अपनी रुचि के आधार पर आप कुछ सीख रहे हैं कि आपको अलग अलग तरह की चीजों में क्या करना है, पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता हो, गतिविधियां करना अच्छा लगता हो, खेलना अच्छा लगता हो, तो उन उसके माध्यम से जितने भी लोगों से आप मिलते हैं, जिस भी स्थान पर आप जाते हैं, वहाँ जो कुछ भी गतिविधियां होती है, उनसे जो कुछ भी आप सीख पाते हैं, वो क्या कहलाता है, अनियमित शिक्षा का ही एक रूप कहलाता है। तो अनियमित शिक्षा में हमने पहले ही कहा कि ये कैसी होती है, अनौपचारिक शिक्षा का ही एक रूप होती है। अनियमित शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जिसमें किसी भी चीज को हम पहले से निश्चित नहीं करते, जो किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम, किसी भी शिक्षण मतलब किसी भी मेथड की इसमें जरूरत नहीं होती, किसी विद्यालय की अनुशासन की आवश्यकता नहीं है, वातावरण की जरूरत नहीं है, स्वाभाविक और स्वतंत्र वातावरण है। ठीक है, समाज में कहीं भी आप निकल जाइए, ठीक है, और वहां पर जब भी किसी व्यक्ति से आपको कोई बात सीखने को मिलती है, वो आप कह सकते हैं कि क्या है, अनौपचारिक शिक्षा का रूप है। जैसे आप अपने गांव में, अपने आसपास के क्षेत्र में ही निकले, ठीक है, किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति, किसी भी अपने से बड़े व्यक्ति से कोई बात आप पूछ ले, तो जो भी बातें वो आपको बताएगा उससे संबंधित, वो आपके लिए क्या है, एक ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, ठीक है, जो आपको आगे जीवन में कहीं ना कहीं काम आएगा, या फिर कहीं ना कहीं कुछ सीखने का अवसर आपको मिला, आपके ज्ञान में वृद्धि हुई। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। तो भारतीय विचारधारा के अनुसार कि बच्चा जो सीखना शुरू करता है, वो माता के गर्भ से ही सीखने की का शुरू कर देता है। तो जैसे आपने पहले महाभारत के समय में कहानी पढ़ी होगी महाभारत की, कि जो अभिमन्यु था उसने अपनी माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था। तो ये क्या है, अनौपचारिक शिक्षा का एक रूप था। तो जो भी चीजें आप देखते हैं, सुनते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपके लिए किसी ना किसी चीज को सिखाने का एक साधन बनते हैं। तो इससे हमें क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक तरह का व्यवहारिक ज्ञान है। मतलब वो ज्ञान जो आपको व्यवहार करना सिखाएगा, ठीक है, कि समाज में रहना सिखाएगा, लोगों से मिलना, उनसे संचार करना सिखाएगा, ठीक है। ये सारी बातें जो है आपको कुछ चीजें देखकर, हर चीज आपको स्कूलों में, किताबों में नहीं पढ़ाई जाती, कुछ चीजें व्यवहार की आप स्वयं सीख लेते हैं अपने आसपास के वातावरण से। ठीक है, तो हमने देखा है कि आरंभ में आप अपनी माता से, उसके बाद अपने पिता, भाई बहन, परिवार, पड़ोस, समाज, देश, शिक्षक और वातावरण से जो कुछ भी सीखते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है आपके लिए, व्यवहारिक शिक्षा का एक रूप है। और इसी को हम क्या कहते हैं, ये कैसी है, अनियमित है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, ये कैसी है, औपचारिक है, ठीक है। अनौपचारिक का मतलब होता है जिसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं। आप स्कूल जाते हैं, आपको पता है स्कूल में का जो समय होगा, कम से कम 6 से लेकर 7 घंटे तो आपको वहां पे व्यतीत करने ही करने हैं, ठीक है। कम से कम 6 से 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए ही जाएंगे, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, पहले से निर्धारित है। लेकिन व्यवहारिक शिक्षा में ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि आज आपको नमस्कार करना सिखाया जाएगा, आज आपको किसी के पैर छूने सिखाए जाएंगे, ये सब नहीं होता। ये व्यवहार में होता है कि एक बार किसी व्यक्ति ने आपको बता दिया कि ऐसा करना चाहिए, अब वो आपके व्यवहार में शामिल हो गया, तो जब भी आपको अवसर मिलेगा आप उसका क्या करते हैं, पालन करते हैं, ठीक है। तो इसको हम व्यवहारिक शिक्षा कहते हैं। फिर अनियमित और नियमित शिक्षा के संबंध में आप ये देखेंगे कि दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, लेकिन सहयोगी है। मतलब जरूर ये दोनों चीजें, कि जब आप बात करते हैं नियमित शिक्षा की और अनियमित शिक्षा की, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, सहयोग करती हैं, ठीक है। वो कभी ये नहीं कहती कि आपको व्यवहारिक ज्ञान नहीं लेना चाहिए, या फिर आपको स्कूली ज्ञान नहीं लेना चाहिए, किताबी ज्ञान नहीं लेना चाहिए, दोनों एक दूसरे को। तो आप कहेंगे कि जब आपको समाज में रहना है, ठीक है, तो कुछ चीजें, ठीक है, वो आपके काम आती है, जो आपने कहाँ से सीखी, किताबों से सीखी हैं, ठीक है, स्कूलों में पढ़ी हैं। और कुछ चीजें वो काम आती हैं जो आपके व्यवहार में आपने अपने वातावरण या फिर समाज, परिवार और देश से सीखी हैं। तो इन दोनों से ही क्या है, आपका जो जीवन है वो आसानी से जो है संतुलन के साथ चल पाता है। तो अनौपचारिक शिक्षा ही औपचारिक शिक्षा को क्या करती है, सफल बनाती है। मतलब कि बहुत सारी बातें जो आप अनियमित शिक्षा में सीखते हैं, वो आपकी नियमित शिक्षा को क्या करती है, सहयोग करती है, और जो कि बगैर किसी महत्वपूर्ण नियोजन के लगातार चलती रहती है। मतलब अनियमित शिक्षा क्या है, ये लगातार चलती है। आप कह सकते हैं कि ये शिक्षा कैसी है, जो जीवन पर्यंत चलेगी, ठीक है। मतलब जब तक आप
जीवित हैं तब तक आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और उससे कुछ ना कुछ आपके जीवन में नया अनुभव आपको प्राप्त होता है। तो जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, ये शिक्षा कहलाती है। जबकि आप कहेंगे नियमित शिक्षा की जब हम बात करते हैं, स्कूली शिक्षा, ठीक है, तो जैसे हमने बात की थी ऑनलाइन शिक्षा की, ठीक है, या फिर हम बात कर रहे थे डिस्टेंस एजुकेशन की। अगर इसको भी आप ये देखेंगे तो इसका भी क्या होता है, एक समय होता है, ठीक है, टाइम। ऐसा नहीं आप जीवन भर ऑनलाइन ही पढ़ते रहते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जीवन भर आप डिस्टेंस एजुकेशन से ही पढ़ रहे हैं, समय है, ठीक है। आप 10वीं कर रहे हैं, 1 वर्ष के समय में पूरी हो जाएगी। आप 12वीं कर रहे हैं, 1 वर्ष के समय में पूरी हो जाएगी। आप ग्रेजुएशन मान लीजिए कर रहे हैं, 3 वर्ष में अवधि में पूरी हो जाती है, मतलब एक समय है जिसमें ये क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। लेकिन नियमित अनियमित जो शिक्षा है वो जीवन भर चलती रहती है, उसका कोई फिक्स वो नहीं होता है कि अब आपको समाज से कुछ नहीं सीखना है। ऐसा नहीं है कि अब आप युवा बन गए हैं या आप अब वृद्ध हो गए हैं तो अब आप समाज में कुछ नहीं सीख सकते, कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये नियमित होती है, ये फिक्स होती है कि 10वीं तक आपने क्या कर ली, सामान्य शिक्षा ग्रहण कर ली, अब आप आगे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आकर एक स्टेज पर ये रुक जाती है, या फिर आप चाहें तो इसे रोक सकते हैं। इस आधार पर तो हम कहेंगे कि ये कैसी है, कुछ समय के बाद इसकी एक समय सीमा है जो समाप्त हो जाती है। तो इसके मुख्य साधन परिवार, मतलब अनियमित शिक्षा आपको कहाँ से प्राप्त होती है, परिवार से, समाज से, देश से, राज्य से, खेलकूद से, संगीत, समाचार पत्र, किताब, नाटक, कहानी, चलचित्र यानी वीडियो को देखकर। तो बहुत सारी चीजें आपने देखा है कि यूट्यूब पे बहुत इजी चीजों को बना दिया जाता है कि ऐसा करने से आपके काम को आसान बनाया जा सकता है, और उसको आपने सीख लिया तो आपके जीवन में थोड़ा सा सहयोग हो गया। तो किसी भी समय पर किसी भी तरह से बालक पर क्या करता है, प्रभाव डालता है ये, और बालक को उसकी रुचि के लिए एक दिशा प्रदान करता है, ठीक है, कि आपका इंटरेस्ट है वैसी ही चीजें आप देखते हैं अपने टीवी से, फोन से, और उसी दिशा में वो क्या करता है, आपकी रुचि को उत्पन्न करता है, ठीक है। फिर अगली शिक्षा का जो रूप है हमारे पास, उसे हम कहते हैं व्यक्तित्व या फिर सामूहिक शिक्षा। व्यक्तित्व शिक्षा आप कहेंगे कि ये कैसी शिक्षा होती है जिसमें हम केवल किसी व्यक्ति की शिक्षा के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, व्यक्ति की शिक्षा यानी किसी एक व्यक्ति के आधार पर दी जाने वाली शिक्षा। आप कह सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस बेसिस ऑफ एजुकेशन की एक व्यक्ति के आधार पर दी जाने वाली शिक्षा, ठीक है। दूसरी होती है हमारे पास सामूहिक। सामूहिक शिक्षा में हम कहेंगे कि ये कैसे होती है, जो किसी एक समूह को दी जा रही है, ग्रुप, ठीक है। तो आपने देखा स्कूल में जब आप जाते हैं तो वहां पर आपकी कक्षा में केवल आप नहीं होते, वहां पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, कम से कम 30 या फिर कम से कम 35 बच्चे तो सामान्य है एक कक्षा में। और इतने बच्चों को एक ही साथ पढ़ाने को हम क्या कहते हैं कि ये कैसा है, ग्रुप, ठीक है, ग्रुप एजुकेशन या फिर समूह शिक्षा का रूप आप इसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, व्यक्तिगत शिक्षा के बारे में। तो व्यक्तिगत शिक्षा किसी व्यक्ति विशेष को दी जाने वाली, जब आपको मान लीजिए किसी एक, आपको केवल सिर्फ आपको क्या किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, और आपको जब पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो आपके साथ और कोई व्यक्ति ना हो, इसे हम कहते हैं व्यक्तिगत शिक्षा का रूप, ठीक है। तो इसमें व्यक्तिगत शिक्षा में हम क्या करते हैं, केवल आपको आपकी रुचि के, कि जो आपको पसंद है केवल वही आपको पढ़ाया जाएगा। आपका जो मानसिक स्तर है केवल उसको ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। आपकी जो एज है, ठीक है, आपकी जो आयु है उस आधार पर आपको सिखाया जाएगा। तो हर एक चीज का केंद्र क्या है, आत्म केंद्र, मतलब आप पर जब केवल किसी एक व्यक्ति पर जब किसी चीज को निर्धारित कर दिया कि उसके अनुसार ही सब चीजें काम, सब सारी चीजें उसके लिए की जाएंगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैसा है, व्यक्तिगत शिक्षा का एक रूप है। तो जिसमें शिक्षा का जो आधार है या फिर जो बिंदु है, यानी शिक्षा जिसके ऊपर आधारित है, वो क्या क्या है, एक व्यक्ति है, ठीक है, कि केवल एक व्यक्ति पर हम क्या कर रहे हैं, उसको
मानकर उसकी अनुसार उसके इंटरेस्ट की चीजें, उसके आधार पर जो मेथड अच्छा है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको पढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सिर्फ उसी बालक की रुचियों को, उसकी आंतरिक शक्तियों का हमें क्या करना है, पता लगाना है। उसे विकसित करने के लिए जो कुछ भी हम क्या कर सकते हैं वो करते हैं। तो इसमें आप ये देखेंगे उसकी रुचि शक्तियों के आधार पर जो भी शिक्षा उसे प्रदान की जा रही है, जो सिर्फ उसके अनुकूलन है, जो सिर्फ क्या है उसके लिए उपयुक्त है, जो केवल उसका उसके लिए शिक्षण विधि, मतलब हम केवल उस बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, एक ऐसे मेथड का या ऐसे विधियों का चुनाव कर रहे हैं जो उसके लिए उपयुक्त है। जब इस चीज को इतना महत्व दिया जाता है तो इसे हम कहते हैं कि ये कैसी शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा है, किसी एक बच्चे पर आधारित। क्योंकि हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, उसकी रुचि उससे अलग है, उसके सीखने की क्षमता अलग है। तो आप एक क्लास में जाते हैं तो आपने देखा है कि सामूहिक शिक्षा में सभी बच्चों का जो स्तर होता है वो समान नहीं होता। कुछ अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट आप कह सकते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, और कुछ बहुत ही कम गति से सीखने वाले होते हैं। लेकिन हम सबको एक ही माध्यम से पढ़ाते हैं, एक ही तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन व्यक्तिगत शिक्षा में हम हर एक बच्चे की नीड का ध्यान रखते हैं, उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। तो मनोवैज्ञानिक का ये विचार है कि व्यक्तिगत शिक्षा का जो पूर्ण रूप है, पूर्ण रूप से विकास अगर हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत चीजों के आधार पर बच्चे को सिखाते हैं, तो ये किसी भी बच्चे के सर्वांगीण विकास को फोकस करती है, उसको पूरी तरह से क्या करती है, समर्थ बनाती है, एक सक्सेसफुल इंसान बनाने में उसे सहायता करती है। तो जीवन हेतु समर्थ बना सके उसे हम व्यक्तिगत शिक्षा का रूप कहते हैं। तो इस शिक्षा में शिक्षक को इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना महत्व उस व्यक्ति और उसकी विशेषताओं को दिया जाता है, उसकी रुचियों को दिया जाता है, उसके सीखने के तरीके को दिया जाता है। क्योंकि शिक्षक शिक्षक जो है शिक्षा के उन्हीं साधनों का इस्तेमाल करेगा जो उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त है, जो उस व्यक्ति की रुचि के अनुसार है। दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा व्यक्ति का स्वाभाविक सर्वांगीण और अधिकतम विकास करती है, कि जो शिक्षा है वो क्या करेगी, व्यक्ति के अंदर कुछ स्वाभाविक गुणों का विकास करती है, उसके सर्वांगीण विकास को फोकस करेगी। क्योंकि हम व्यक्ति की सभी आंतरिक शक्तियों का क्या करेंगे, विकास करेंगे, ठीक है। तो उसकी शारीरिक गतिविधियों पर हम भी नियंत्रण, उसकी मानसिक गतिविधियों पर फोकस किया जाएगा, उसके व्यवहार में प्रत्येक क्षण बदलाव लाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ओवरऑल हम उसके सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं कि हर एक जो उसका पहलू है, धर्म के आधार पर, ठीक है, नैतिक मूल्यों के आधार पर, उसके लिए हर एक चीज की समाज के आधार पर जो चीजें उसके लिए आवश्यक है उन सभी चीजों को आधार मानकर उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करते हैं और आधुनिक साधनों का इस्तेमाल करते हैं। जो साधन हमारे पास आज है उन साधनों का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, शिक्षा उसको देने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, एक तरह की व्यक्तिगत शिक्षा का रूप है। सामूहिक शिक्षा के संबंध में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये किसी व्यक्ति की विशेष न होकर हम क्या कर रहे हैं, एक साथ जब ग्रुप में बहुत सारे लोगों को एक साथ पढ़ा रहे हैं उसको हम सामूहिक शिक्षा कहते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में यानी अब प्रेजेंट में जो भी आपको शिक्षा का रूप देखने को मिलता है वो कैसा है, सामूहिक शिक्षा हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो जैसे किसी कक्षा को आप देखते हैं, क्लास को, वो क्या है, सामूहिक शिक्षा है, समूह में दी जाने वाली शिक्षा है। और ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, समूह में जब हम देख शिक्षा दे रहे हैं तो मोस्टली हम ये मान के चलते हैं कि एक कक्षा में जो बच्चे हैं, बच्चों की एक ही एज ग्रुप होती है, लगभग उनकी आयु समान होती है, 1 या 2 वर्ष का, इससे ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलता। एक आधा केस कभी अगर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है जिसका एज ग्रुप बहुत ज्यादा है तो उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक कारण होगा। नॉर्मली या सामान्य ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो रुचि के आधार पर, आयु के आधार पर, ठीक है, उनकी मानसिकता मतलब मानसिक स्थिति जो है, उनकी जो डेवलपमेंट होगी मानसिक, मतलब जो मानसिक गतिविधियां हैं वो भी एक समान होती हैं। तो हम उनके लिए क्या करते हैं कि ऐसे
ऐसी विधि का चुनाव करते हैं जो उन सभी के लिए क्या है, उपयुक्त है, उन सभी को सिखाने के लिए उपयुक्त है। तो आपने देखा है कि एक क्लास में आपको हर तरह के बच्चे मिलते हैं। जैसे हमने पहले भी कहा था कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो कैसे होंगे, बुद्धिमान, जिसे आप इंटेलिजेंट कहते हैं, ठीक है। तीव्र गति से आप कह सकते हैं कि क्या करते हैं, वो सीखते हैं। कुछ क्या होते हैं, एवरेज होते हैं, औसत होते हैं। वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा वीक भी नहीं होते, ठीक है। तो औसत गति से सीखने वाले आप कह सकते हैं वो बच्चे होते हैं, ठीक है। एक होते हैं जिनकी मानसिक गति क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं उनकी रुचि नहीं है, वो इसलिए भी नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो हर एक बच्चे का अपना एक वे ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है कि उसे खेल में रुचि है या किसी अन्य चीज में उसका इंटरेस्ट है, तो वो अपनी शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन वहां पर जो अध्यापक पढ़ा रहा है वो एक ही विधि का इस्तेमाल कर रहा है, और उस एक विधि से वो बच्चे भी संतुष्ट हैं जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं, वो बच्चे भी संतुष्ट हैं जो औसत हैं, और वो बच्चे भी संतुष्ट हैं जो कम गति से सीखते हैं, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कि ये क्या है, एक तरह का कौशल। आपने अपने स्किल को इतना विकसित किया कि आप ऐसी अच्छी विधि का इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि हर तरह के बच्चे के विकास के लिए क्या है, वो सहयोगी है। तो जिसकी एक अथवा ज्यादा सामान्य समस्याओं को लेकर शिक्षा दी जाती है, ठीक है। मतलब सामान्य स्तर पर हम मान लेते हैं कि बच्चों का ये लेवल होगा, उस आधार पर उनको हम शिक्षित कर रहे हैं। किसी ऐसे समूह में दी जाने वाली शिक्षा जो उनकी कुछ सामान्य प्रगति के लिए दी जाती है, ठीक है। कि मतलब एक ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप में दी जा रही है वो शिक्षा, जिसे हम सामूहिक शिक्षा का एक रूप कहते हैं। फिर यह एक कक्षा के लिए रूप में हो सकती है। इसके अंतर्गत अन्य अलग अलग व्यक्तियों की व्यक्तिगत रुचियां भी आती हैं, उनकी अपनी प्रवृत्तियां, योग्यताएं भी आती हैं, विभिन्नताएं भी आती हैं। तो आपने देखा ये एक क्लास में सभी बच्चों का इंटरेस्ट कभी भी एक तरफ नहीं होता। कुछ को म्यूजिक अच्छा लगता है, किसी को डांस अच्छा लगता है, किसी को सिर्फ शांत रहना अच्छा लगता है। तो अपनी अपनी योग्यताएं होती हैं, ठीक है। लेकिन हम उन योग्यताओं को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो शिक्षा के विद्यालय में यह शिक्षा विद्यालय के में दी जाती है, और वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है वो इसी को दर्शाती है। तो किसी भी तरह के बालक पर प्रभाव डालने के लिए बच्चों को उसकी रुचि के लिए एक निश्चित दिशा प्रदान करना। तो आपने देखा स्कूल में हम इतने कार्यक्रम जो करवाते हैं, ठीक है, कि कभी कल्चरल एक्टिविटीज हो रही हैं, कभी सोशल एक्टिविटीज हो रही हैं, कभी बच्चों को रैली निकालना सिखाया जा रहा है, कई बच्चों को भाषण प्रतियोगिताएं बताई जा रही हैं, प्रस्ताव लिखने सिखाए जा रहे हैं। वो इसलिए ताकि बच्चों के अंदर, जिस भी बच्चे के अंदर जो भी रुचि है, जो भी इंटरेस्ट है, जो भी योग्यता है, वो दबी ना रहे, हम उसको विकसित कर सके। तो बच्चा ऐसी चीजों से क्या करता है, जब इनमें भाग लेता है तो उसकी प्रतिभा हमें दिखती है, उसको ज्यादा निखारा जाता है, उसको विकसित किया जाता है। तो इसलिए हम इस प्रकार की शिक्षा के रूप को लेकर चलते हैं। तो सामूहिक शिक्षा में सर्वाधिक क्रियाशीलता व्यक्तिगत शिक्षा पर भी निर्भर करती है, कि सामूहिक शिक्षा पर बहुत ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, व्यक्तिगत स्तर का। कि अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आपको उस क्वालिटी को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, निखारना पड़ेगा, बेहतर बनाना पड़ेगा। तो आपकी एक अलग ही इमेज आपकी कक्षा में बन जाती है। क्योंकि जो छात्र हैं किसी विषय विशेष में कमजोर हो सकता है, लेकिन अन्य गतिविधियों में वो क्या है, बहुत आगे निकल सकता है। जैसे किसी की पढ़ने में रुचि नहीं है तो खेल में आगे है, ठीक है। किसी की अन्य गतिविधियों में रुचि नहीं है तो किसी और चीज में उसका इंटरेस्ट है। तो इस प्रकार से अन्य विद्यार्थियों तक हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत शिक्षा देने की जो है वो, व्यक्तिगत शिक्षा देना हमारे लिए इसलिए मुश्किल है क्योंकि हर एक बच्चे के लिए एक तरह की शिक्षा की व्यवस्था कर पाना एक मुश्किल टास्क है। इसलिए इस तरह हम कह सकते हैं कि शिक्षा की दोनों ही प्रणाली को हम क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं, लेकिन अलग अलग स्तर पर, ठीक है। तो आप दोनों ही चीजों के द्वारा बच्चे को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। फिर आती है सामान्य और विशिष्ट शिक्षा के बारे में, ठीक है। और अगली इस टॉपिक को हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी ये पूरा नहीं हो पाएगा।